धरती की जलवायु और वैश्विक तापमान पर निगाह रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईपीसीसी की ताज़ा रिपोर्ट में जलवायु में आ रहे बदलावों और लगातार गर्म हो रही धरती के बारे में कई खतरनाक और चिंताजनक बातें कही गई हैं। वे पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के बारे में हैं, समुद्रों के बारे में हैं, वनों और पर्यावरण के बारे में हैं और अंततः मानव जीवन के बारे में हैं। आइए सबसे पहले रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों पर एक निगाह डालें। इसमें कोई शक नहीं है कि मानवीय गतिविधियों के कारण धरती और समुद्र गर्म हो रहे हैं और 1950 के बाद से यह प्रक्रिया तेज हुई है। इस परिवर्तन की गति इतनी ज्यादा है कि हजारों वर्षों में होने वाले बदलाव अब एक दशक में ही हुए जा रहे हैं। पृथ्वी का वातावरण एवं समुद्र गर्म हुए हैं, बर्फ तेजी से पिघल रही है, समुद्र की सतह का स्तर बढ़ रहा है तथा वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी है। सन 1850 के बाद प्रत्येक दशक से पिछले 3 दशक क्रमशः अधिक से अधिक गर्म होते गए हैं एवं 1983 से 2012 का समय शायद उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म समय था। वर्ष 1880 से 2012 के बीच धरती का औसत तापक्रम करीब 0.850 डिग्री बढ़ा। धरती के गर्म होने में समुद्रों का गर्म होना सबसे ज्यादा योगदान देता है, जो लगभग 90% से ज्यादा है। ऊपरी समुद्री सतह 1971 से 2010 के बीच सबसे अधिक गर्म हुई। इन दशकों में सबसे ऊपरी सतह लगभग 0.110 अंश सेंटीग्रेड प्रति दशक की दर पर गर्म होती रही है। पिछले 2 दशकों में ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिक में जमा रहने वाली बर्फ तेजी से पिघली है और ग्लेशियर, जो पानी के स्थायी स्रोत रहे हैं, तेजी से सिकुड़ रहे हैं। बर्फ के पिघलने से समुद्र सतह की ऊंचाई 1901 से 2010 के बीच करीब 19 सेंटीमीटर बढ़ी है, जो पिछले 2000 वर्षों में आए बदलाव से भी कहीं ज्यादा है। पृथ्वी के पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड में भारी बढ़ोतरी हुई है, इतनी जितनी पिछले 8 लाख वर्षों में नहीं हुई। इसमें भी औद्योगिकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगभग 40% बढ़ा है। अब क्योंकि समुद्री पानी इसमें से लगभग 30% को सोख लेता है, इसलिए समुद्र भी अधिक अम्लीय हुए हैं। वर्ष 1750 के बाद से पृथ्वी के पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के विकिरण की मात्रा बढ़ी है, जिसके बहुत से दुष्प्रभाव गिनाए जा सकते हैं। धरती के तापमान में क्रमशः वृद्धि का प्रमुख कारण वायुमंडल में ऐसी गैसों की सांद्रता में वृद्धि है, जो प्रायः प्रकाश की लौटने वाली लंबी तरंग वाली किरणों को सोख लेती हैं, जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। वे सभी प्रकार की गैसें जो ऐसा करने में समर्थ हैं, ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो प्रकृति द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड हैं, और दूसरी ओजोन तथा सीएफसी जैसी गैसें हैं, जो मानव द्वारा उद्योग के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। इन सभी गैसों का मुख्य गुण यह होता है कि ये पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की छोटी तरंग वाली किरणों को तो आने देती हैं, परंतु लौटने वाली लंबी तरंग वाली किरणों को वायुमंडल में सोख लेती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। इन ग्रीन हाउस गैसों की गर्माहट क्षमता में काफी अंतर पाया जाता है, क्योंकि इन गैसों की अवरक्त किरणों को सोखने की क्षमता अलग अलग होती है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न कुछ गैसें ही ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाती हैं। इनमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन तथा नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जिसका सबसे निचले भाग में जो 8 से 17 किलोमीटर के बीच है और जो ट्रोपोस्फियर कहलाता है। अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका पृथ्वी की जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तो उसका पृथ्वी के वायुमंडल में लंबे समय से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विरल गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती रही हैं। किंतु औद्योगिकरण के बाद एवं जीवाश्म ईंधन के व्यापक प्रयोग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्रमशः बढ़ती गई है, जिससे पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने लगी। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 प्रमुख उत्सर्जक देश अमेरिका, चीन एवं रूस हैं, जो क्रमशः 23% एवं 7% कुल का उत्सर्जन करते हैं। भारत का इसमें योगदान 3.6% है और वह 8वें नंबर पर आता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि वर्तमान दर से ही ऊष्माकारी गैसों की मात्रा में वृद्धि होती रही तो 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।
भारत में बंगाल की खाड़ी के आसपास यह वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी, जबकि हिमालयी क्षेत्र में पारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चढ़ सकता है। यह वृद्धि मानव सभ्यता में भारी उलटफेर की क्षमता रखती है। सूखा, अतिवृष्टि, चक्रवात और समुद्री हलचलों में वृद्धि इसी का नतीजा है। फ्रांस में हाल ही में धरती पर ग्लोबल वार्मिंग पर अध्ययन किया गया। पॉल सबेटियर विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिक ऑड्रे मिनियर के नेतृत्व में की गई स्टडी के अनुसार पृथ्वी के गर्म होने की प्रवृत्ति में तेजी आई है। उन्होंने इसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। इसका असर खासकर समुद्र के तापमान में बदलाव पर भी पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में तेजी को लेकर वैज्ञानिक समुदाय में भी बहस छिड़ी हुई है। जलवायु वैज्ञानिक जेके हसफादर ने एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए बताया कि एक अन्य अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि 2010 के बाद से वार्मिंग की दर में 50% की वृद्धि हुई है। यह पूर्व में लिखे बातों का विशेष रूप से समर्थन नहीं करता है। वर्तमान डेटा से पता चल रहा है कि तापमान वृद्धि को 1 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की वैश्विक प्रतिबद्धता का उल्लंघन हो रहा है और गर्मी में वृद्धि तेज होती जा रही है। बाढ़, आग और तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाओं में तेजी होना तेजी से गर्म हो रही धरती के परिणाम बता रहे हैं। वैश्विक तापमान का प्रभाव अब विशेषतः पौधों और जंतुओं पर दिखाई देने लगा है। पौधों और जंतुओं की प्रजातियां लगभग 6 किलोमीटर प्रति दशक की रफ्तार से ध्रुवों की ओर खिसक रही हैं और प्रत्येक दशक के बाद बसंत के मौसम में जंतुओं के अंडे देने और प्रवास काल में 2 दिन की कमी दर्ज की जा रही है। हिमालयी पर्वतमालाओं में ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। गंगा का पवित्र उद्गम गोमुख ग्लेशियर पिछली 1 सदी में 19 फीट प्रतिवर्ष की दर से पिघला है। ग्लेशियरों के पिघलने की यह गति यदि बनी रही तो सन 2035 तक मध्य एवं पूर्वी हिमालय के सारे ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे। ग्लेशियरों के सूखने से नदियां सूख जाएंगी, जिससे जल संकट उत्पन्न होगा। वर्षाचक्र प्रभावित होने से फसलों पर भारी दुष्प्रभाव पड़ेगा और इस तरह इंसानियत पर खतरा अपना पांव पसार सकता है। वैसे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।